नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक की 5वीं अध्याय यानी कि जीवन की मौलिक इकाई पे बात करने जा रहे हैं। जीवन की मौलिक इकाई पिछली कक्षा में भी हमने उसी पे चर्चा की थी और आज फिर हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कोशिका क्या होती है, कोशिका को मौलिक इकाई क्यों कहा जाता है, कोशिका के विभिन्न भागों का, विभिन्न पार्ट्स का डिस्कवरी, खोज किसने की थी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी। अब आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह हम एक यूकैरियोटिक और एक सेल को लेकर के, एक आइडियल सेल को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 3 भाग जो होते हैं वो होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, सेल यानी कोशिका को अगर हम ब्रॉड रूप से समझे तो सेल के 3 भाग हम लेंगे। पहला जो उसका बाहरी आवरण है यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी आवरण कौन सा है इसका? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल किसके केस में होगा बताओ? बहुत सही, सेल वॉल जो होगा वो पादप कोशिकाओं के में होता है, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है सेल वॉल के अंदर में आप देखें, सेल के अंदर में ये बाहरी आवरण हो गया आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो प्लास्टिड्स हो, चाहे वो गोल्गी apparatus हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सारे के सारे कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। और इसका सबसे इनरमोस्ट पार्ट, इनरमोस्ट सबसे आंतरिक पार्ट जो कि पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, वो क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फिर से मैं बताऊंगी आपको, प्लाज्मा झिल्ली, प्लांट सेल में बाहरी आवरण कौन सा होगा? प्लाज्मा भित्ति, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। आपने जीव द्रव्य पढ़ा था, जीव द्रव्य जिसकी खोज किसने की थी? जेई पुरकिंजे ने। उसी जीव द्रव्य का ये पार्ट है कोशिका द्रव्य, जिसके बारे में अभी हम बातें करेंगे। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। बेटा यहां पर आप जानेंगे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जिसकी खोज किसने की थी? जेई पुरकिंजे ने। वही प्रोटोप्लाज्म जिसकी वजह से सेल जो है वो लिविंग कहलाता है। इसको अगर हम देखें तो हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन 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 सा? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, एवं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, अब ये केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको समझेंगे जनाब। प्रोटोप्लाज्म, मैंने आपसे बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह जीव द्रव्य कहलाता है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो जीव होते हैं वो, मतलब जो सेल होता है वो जीवित कहलाता है। पूरे के पूरे सेल में जो है प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, जो जेली लाइक मटेरियल है, द्रव्यनुमा है, वो सॉलिड नहीं है, वो द्रव्य के रूप में है। अब जितना भाग न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहेगा, मतलब ये वाला हमारा एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म।
कोशिका द्रव्य। लेकिन उसी जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा, जो केंद्रक में प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का ही वह भाग जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स होंगे, वह न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और प्रोटोप्लाज्म का वह पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मेरी बात जरूर क्लियर हो गई होगी आपको कि न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास गोल्गी एपरेटस है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो हैं यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो अब जब हम सेल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम सबसे पहले बाहरी आवरण के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा भित्ति, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। उसके बाद हम यहाँ पे देखिएगा, आपको समझ में आएगा, हम सबसे पहले बाहरी आवरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेल जो है जहां भी प्रेजेंट होगा उसको बाहर से लेन देन करना ही पड़ता है। जितनी भी इसकी एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज तभी होगी जब ये बाहरी वातावरण से कुछ लेगा और बाहरी वातावरण को कुछ देगा। तो ये कट के नहीं रहेगा, सराउंडिंग के साथ ही इसको रहना है। तो सबसे पहले हम बाहरी आवरण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म के बारे में चर्चा करेंगे। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, जिसमें कि सारे के सारे कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम धीरे धीरे सारे कोशिकांग के बारे में जानते हैं कि वो उनका कार्य क्या है, उनका नाम क्या है, वो कैसे कार्य करते हैं। अंत में हम लोग सबसे इनर मोस्ट पार्ट यानी कि सबसे अंदर का पार्ट जो है यानी कि केंद्रक के बारे में हम बातें करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अब ये प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है ये हम जानेंगे। बेटा ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह बहुत ही मुलायम लचीली झिल्ली होती है, ठीक है। लेकिन ये मुलायम और लचीली है, परंतु इसके बावजूद भी यह कंट्रोल करती है कि किन चीजों को वातावरण में जाने देना है या किन चीजों को वातावरण से अंदर आने देना है। आप यहाँ पे समझेंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको देखेगी, सेलेक्ट करेगी, चूज करेगी कि किन चीजों को इसको अंदर लेना है और किन चीजों को इसको बाहर जाने देना है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये सेलेक्ट करता है, ये चूज करेगा, ये चुनाव करेगा। परमिएबल मतलब जो परमिट करेगा, परमिट करेगा, ये चुनाव करके परमिट करेगा कि किन चीजों को मैं अंदर ले जाऊं, और यही चुनाव करके फिर परमिट करेगा कि क्या चीजें अब मेरे काम की नहीं है उनको मैं बाहर करूं। अब यह अलग अलग प्रोसेसेस से, अलग अलग तरीकों से जो है यह सब्सटेंसेस को यानी कि जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर लेता है और बाहर जाने देता है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? बहुत ही मुलायम लचीली झिल्ली होती है जो कि कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर और बाहर क्या चीजें आ जा सकती हैं। प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पादप कोशिकाओं में यानी कि प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल यानी कि प्लाज्मा भित्ति। हमने इसे पहले भी कई बार डायग्राम देखा है। अगर हम एक पादप कोशिका का हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो पादप कोशिका में बाहर की तरफ यहां पर आपको दो लेयर दिख रहा होगा। ये बाहर जो है ये क्या है? सेल वॉल यानी कि प्लाज्मा भित्ति,
और अंदर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव करने के लिए बाहरी वातावरण से एक हार्ड यानी कि कठोर आवरण होता है, जो कि किससे बना हुआ है, जो कि बना हुआ है सेल्यूलोज से। सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेल वॉल बना हुआ है सेल्यूलोज से, जो बाहरी वातावरण के साथ प्लांट सेल को एडजस्ट करने में मदद करता है, उसे सूखने नहीं देता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो है प्लाज्मा भित्ति। तो इसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से जो है चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट बाहर किन्हीं चीजों को जाना है या आना है, चाहे वो द्रव्य हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो वो कैसे होता है ये हम आगे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स कैसे होता है वो हम जानेंगे। पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों का परिवहन। पहले तो हम ये जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली कैसी है। प्लाज्मा झिल्ली बहुत मुलायम, बहुत लचीली, लेकिन एक सेल को आकार देने वाली, क्या है वो, सेल को आकार उसी से मिलता है। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यह क्या करती है, किसी भी मटेरियल का अंदर जाना या बाहर निकलना, इसको कंट्रोल करती है। इसको हम जानेंगे। दो प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, वह दो प्रक्रियाएं होती हैं, डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। डिफ्यूजन है विसरण और ऑस्मोसिस है परासरण। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण वही दे रही हूं अमीबा का। अमीबा में क्या होता है कि जब अमीबा में सारे के सारे उसके प्रोसेसेस हो चुके हैं, तो मान लीजिए उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, उसका दाब जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उस समय इसके कंपेयर में कम रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ जाएगा, सोच के देखो। जब हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होगी, वातावरण में कम होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ भेज देंगे। वही यहाँ पर होता है। CO2 जो है वो अमीबा से निकल करके और उसके सेल मेम्ब्रेन से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हमने अमीबा की चर्चा, अमीबा का उदाहरण इसीलिए लिया है कि आप यहाँ देखेंगे कि डिफ्यूज़न प्रोसेस से कैसे CO2 जो है वो बाहर जा रहा है। इसी तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, दाब ज़्यादा हो चुका है और बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, तो ज़्यादा से कम वाले जगह में ये जा रहा है, इसका परिवहन हो रहा है, इस तरीके से ये बाहर गया। अब ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो चुका है, उसका उपयोग हो गया, तो अब वो ऑक्सीजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, फॉर्म हो गया। तो अब CO2 ऑक्सीजन बाहर क्या हो, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो अब ऑक्सीजन कहाँ चला आया, ऑक्सीजन अंदर की तरफ आया।
तो यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पदार्थों का परिवहन होता है, उसे हम विसरण कहते हैं। लेकिन अगर इसी में हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड का भी मूवमेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पर गैस की बात की, सॉलिड की भी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, वैसे ही लिक्विड का यानी कि द्रव्य का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो द्रव्य का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो दो तीन बातें होती हैं। एक तो द्रव्य अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ वो ज़्यादा से, मान लीजिए ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ से कम वाले स्थान पे जाएगा, लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी परासरण में तीन चीज़ें, परासरण भी एक तरह से विसरण ही है, परासरण भी डिफ्यूज़न का ही एक रूप है, लेकिन डिफ्यूज़न में लिक्विड का नहीं बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। डिफ्यूज़न में जब होगी तो बात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की बात नहीं होती है। लेकिन जब भी परासरण की बात होगी तो बात होगी कि पदार्थों का परिवहन उनके ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ, कहाँ से, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली को पार करते हुए। तो इसी को हम ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम परासरण पे ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफ्यूज़न आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न के बारे में, विसरण के बारे में। परासरण पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे जो रूट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनकी जड़ों में जो पानी आता है नीचे से, मिट्टी से, वो भी किस प्रोसेस से होता है? वो भी ऑस्मोसिस यानी कि परासरण से होता है। अब परासरण कैसे होगा, इसको जानने के लिए हमें तीन तरह के सॉल्यूशन की बात करनी पड़ती है। तीन तरह के सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे अब हम देखेंगे। जब हम किसी भी सेल को डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें द्रव्य की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो, वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो वैसे में अगर हम किसी सेल को डालेंगे तो क्या होगा, सेल जो है अपने चारों तरफ से, मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या करेगा सेल? सेल अपने चारों तरफ से पानी को अपने अंदर ले लेता है। ये पहला हमारा सॉल्यूशन है। दूसरा केस होगा कि जब, क्यों ले रहा है? क्योंकि द्रव्य जो है यानी कि द्रव्य बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो द्रव्य बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का परिवहन पे चर्चा कर रहे थे। अब पदार्थों के परिवहन में हम यहाँ पर ले रहे हैं तीन तरह का विलयन। तीन तरह का विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए कि हमने किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा है, ऐसे विलयन में रखा है जहाँ द्रव्य की सांद्रता ज़्यादा है, तो वैसा मान लीजिए ये आपका सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि जितने द्रव्य है, हमने पहले बात की है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से यानी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान पर चीज़ें जो हैं वो मूव करके यानी कि परिवहन करके चली जाती है। अब ये सेल जो है जब हमने डाला तो ऐसा ये मीडियम है, ऐसा ये सॉल्यूशन है, ऐसा ये विलयन है जहाँ पर द्रव्य की मात्रा ज़्यादा है। तो जब द्रव्य की मात्रा ज़्यादा है तो द्रव्य कहाँ चला जाएगा, द्रव्य सेल के अंदर जाएगा। इसको जब भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो ये द्रव्य के अंदर जाएगा। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में आपकी माँ हमेशा जो है किशमिश को फुलाने के लिए डाल देती होंगी पानी में, तो हम उसमें क्या होता है, उसमें वही होता है,
वो जो हमारा पानी है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे द्रव्य ज़्यादा है और सेल की तरह हमारा काम कर रहा है किसमिस, तो वहाँ पर पानी क्या हो गया, उसके अंदर आएगा तो वो स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। ये होता है अल्प परासरण दाबी विलयन में सेल के साथ। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें कि द्रव्य की मात्रा उतनी ही है जितनी कि सेल के अंदर है, तो क्या कोई मूवमेंट होगा, क्या कोई परिवहन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितना द्रव्य बाहर उतना द्रव्य अंदर। तो जब कोई कॉन्सेंट्रेशन में कोई दिक्कत हो ही नहीं, जब कोई अंतर आ ही नहीं रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं होगा। ना तो द्रव्य बाहर जाएगा और ना ही द्रव्य अंदर आएगा। तो जो भी सेल हम उसमें डालेंगे ना तो वो फूलेगा और ना ही वो सिकुड़ेगा। अब ऐसा ही अगर हम देखें, अगला हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा? अगला हमारा विलयन ऐसा है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बहुत कम है, द्रव्य का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो उस केस में क्या होगा? द्रव्य अगर बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है तो द्रव्य कहाँ से कहाँ चला जाएगा? अंदर से बाहर की तरफ। ये यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सिकुड़ जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल होगा तो वो सिकुड़ेगा। आइसोटोनिक में सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो फूलेगा ना वो सिकुड़ेगा। लेकिन जब वो हाइपोटोनिक यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन में होगा तब क्या होगा? तब वो स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सेल अलग अलग तरह के विलयन में होता है, जब सेल अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस में होगा तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा और उसमें इस तरीके से ट्रांसपोर्टिव सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि पदार्थों का परिवहन होगा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या जाना? हमने प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है ये जाना, हमने सेल वॉल क्या होता है ये जाना, और इसके साथ ही प्लाज्मा झिल्ली जो हमारा कंट्रोल करती है पदार्थों के परिवहन को, उसके बारे में जानते हुए हमने 3 तरह के पदार्थों के बारे में जाना कि अगर हम इन 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में जाना, विलयन के बारे में जाना कि अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्परासरण दाबी विलयन में डालेंगे तो सेल क्या होगा? वो स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें द्रव्य की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और सेल जो है वो फूल जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना बाहर पानी है जितना अंदर है द्रव्य, दोनों तो बराबर है, तो देयर इज विल बी नो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस का लेन देन नहीं होगा, जैसे सेल था वैसी ही स्थिति में रहेगा। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बाहर द्रव्य कम हो जाता है। तो जब बाहर द्रव्य कम होगा तो क्या होगा? सेल के अंदर से पानी जो है, द्रव्य जो है वो बाहर निकल के चला जाएगा और सेल जो है ऐसी सिचुएशन में सिकुड़ जाता है। तो आज हमने जाना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का परिवहन सेल में कैसे होता है। इसका उदाहरण मैंने आपके सामने एक दिया था। अगर आप ऐसे ही, जैसे मैंने आपको किशमिश के बारे में बताया था, तो वैसे ही अगर आप अंडे को भी छील करके रख देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो भी देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है वो फूल जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप नमक में किसी चीज़ को रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर से पानी निकल के जो है वह सिकुड़ जाता है। तो ये हमारे उदाहरण हैं 3 तरह से पदार्थों के परिवहन का। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर आगे सेल के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा भित्ति के बारे में जाना है। अगली कक्षा में हम साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और घर पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।